ओके, तो देख लिया हमने अब तक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजर की क्या जरूरत है कंपनी में, फाइनेंशियल अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, बुरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये आ गया फाइनेंशियल डिसीजंस। वही फाइनेंशियल डिसीजंस यार, कितना डिविडेंड देना है, कितना दोबारा कंपनी में वापस री इन्वेस्ट करना है, कितना प्रॉफिट बांट देना चाहिए, तो यही सब हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, अब आ जाता है फिर आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या आ जाता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखो मैं आपको बताता हूं। जब पैसा कंपनी ने लिया, उधार पे लिया कंपनी ने, उधार पे लिया या खुद का पैसा लगाया, डेट या इक्विटी। ठीक है, जो भी कंपनी की एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कैसे निकलती है। तो जो भी मान लो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, समझो 15% है, ये कंपनी की वैक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अब कंपनी कोई ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढेगी जिसमें 15% से ज्यादा रिटर्न हो, समझ रहे हो। अब कंपनी या तो किसी शॉर्ट टर्म, किसी टी बिल्स वगैरह में इन्वेस्ट करे, या किसी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे, या किसी मतलब 1 साल से अंदर अंदर के लिए इन्वेस्ट करे 15% से ऊपर के लिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। या फिर एक तरीका है जो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करे, समझ रहे हो। सपोज कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट लिया, ठीक है, उस कंपनी के प्रोजेक्ट में आज इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, 1 लाख इन्वेस्टमेंट है। सपोज 0 ईयर्स, 0 ईयर्स पे आपकी 1 लाख इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, ठीक है, 6 ईयर्स का कोई प्रोजेक्ट है। कंपनी की एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है, तो कंपनी को क्या लगेगा, जिस प्रोजेक्ट में, ये सपोज एक प्रोजेक्ट है, यहां कंपनी ने 1 लाख रुपए दिए हैं। अब कंपनी को मिनिमम 15% तो चाहिए। अब कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट आता है जिसमें वो बताते हैं कि 1 लाख रुपए हमें लगाने हैं, 1 लाख रुपए का आज हमें इन्वेस्ट करना है, या सपोज कुछ भी करना है, 1 लाख रुपए की कोई मशीन लगानी है आज, उस मशीन से जो हमें फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं। सपोज 1 साल बाद हमारी उस 1 लाख रुपए की मशीन से 10,000 रुपए आएंगे, फिर अगले साल 10,000 आएंगे, ठीक है, फिर अगले साल उसके बाद उसकी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, जैसे हमारी सेल्स बढ़ेगी तो 20,000, फिर 30,000, फिर 40,000, फिर 50,000। ये हमारे उससे कैश फ्लोज आएंगे। जब हम एंड में मशीन बेच देंगे, मतलब उसके बाद हमें 50,000 रुपये मिल जाएंगे। एंड का ये कैश फ्लो प्लस मशीन सेल, ये मशीन हमने बेच दी, ठीक है। अब हमने 1 लाख दिए, 10,000 हमारे पहले साल, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल, फिर चौथे साल, ये 40 और फिर 50, ऐसे करके ये हमारे कैश फ्लोज आ गए, समझ रहे हो। अब कंपनी क्या करती है, जो कंपनी, देखो बहुत ही प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, जो कंपनी रियल में फाइनेंशियल मैनेजर बैठ के करते हैं, जो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, कैसे वो कैलकुलेट करते हैं, अगर आपको समझ में आए तो 15% है। अब वो क्या करेंगे, इसको 15% से कंपाउंड करेंगे, सॉरी, इसको 15% से डिस्काउंट करेंगे। डिस्काउंट मतलब 15% इधर लाई के आएंगे, फिर 15% इधर, फिर 15% इधर, मतलब 15% से कंपाउंड होता है ना। सपोज आज की 10,000 रकम है, ये कोई 10,000 है, 10,000 रुपए 6 साल बाद क्या हो जाएंगे, अगर हर साल 10% से कंपाउंड हो, यहां पे कोई एक्स अमाउंट आएगी। उसके बाद देखो कैलकुलेशन में आपको बताने रहा, कैलकुलेशन आपकी बुक में है भी नहीं और ऐसे क्वेश्चन आपके में आएंगे भी नहीं, लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको समझा रहा हूं ताकि ये चीज आपको समझ में आ जाए। ध्यान से समझना, 15% से इसने डिस्काउंट किया हर साल, पहले 15% घटाया, फिर 15% घटाया, फिर 15% घटाया, फिर 15% घटाया। तो यहाँ पे सपोज, तो अब अगर हम 50,000 रुपए को 15% से डिस्काउंट करके 6 साल पहले लेके आए, तो 21,616 ये बैठ रहे हैं हमारे, 21,616 50,000 के बैठ गए। अब
ये बैठ गए हमारे 19887, ये 50,000 रुपये बैठ गए हमारे 26,000। 40,000 को अगर हमने 5 साल डिस्काउंट करा, 40,000 को 15%, 15%, 15%, 15%, 15%, यहां अगर हम लेके आए 4 साल पहले डिस्काउंट करके तो 19,887, ये 40,000 रुपए की रकम है। मतलब देखो इसका मतलब समझो, अब भी कुछ लोगों बच्चों को अगर समझ में नहीं आया तो और डिटेल में समझा रहा हूं। 21,616 रुपए को अगर हम 15% से कंपाउंड करेंगे, हर साल 15% ब्याज मिलेगा इस 21,616 रुपए पे, तो ये 6 साल बाद 50,000 रुपए हो जाएंगे। ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, अब हम 30,000 रुपए को लेके आते हैं। ₹30,000 की रकम कितनी हो गई? 17,152, 4 साल पहले। ठीक है ना, ये हो गई 30,000 की। फिर 20,000, ये हो गई 20,000 की 3 साल पहले, कितनी? 13,150। ठीक है, ये हो गई इसकी 2 साल पहले 7,561, और ये हो गई इसकी यहां पे 8,695 रुपए करीब। ठीक है, अब 8695 प्लस 7561 प्लस 21616 प्लस 19887 प्लस 17152 प्लस 13150, कितने रुपए बैठ गए? ये टोटल हो गए 88,061। समझ रहे हो? 88,061 रुपए बैठ गए। अब ध्यान से सुनना, ये 1,00,000 रुपए आज हमने इन्वेस्ट करे। ठीक है, अगर आज के आज ही हमें इन कैश फ्लोज की, ये जो हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, 10,000 मिलेंगे एक साल, फिर 10,000, फिर 20,000, फिर 30,000, फिर 40,000, फिर 50,000 छठे साल, इन सब कैश फ्लोज को आज के दिन टान दिया 0 ईयर्स पे, 0 ईयर्स पे लेके आ गए आज के दिन ही। अब उन सब का टोटल करा, इन सब को प्लस करा, तो ये वैल्यू आ गई 88,061 रुपए। अब ये 1,00,000 के हमारे 88,061 हो रहे हैं, तो ये सीधा सीधा तो लॉस है। अगर हम 15% का ब्याज कमाएं इस पे, 15%, 20% फालतू तो छोड़ ही दो, अगर हमें 15% ब्याज भी चाहिए इस पे, तो ये कैश फ्लोज उसके लिए भी कम है। समझ रहे हो? तो इस प्रोजेक्ट को सीधा सीधा कंपनी क्या कर देगी? कैंसिल। समझ रहे हो? इस प्रोजेक्ट को कंपनी सीधा सीधा कैंसिल कर देगी कि 1,00,000 पे अगर हमें 15% ब्याज तक नहीं मिल रहा, ये 88,061 मिल रहे हैं। कितना ब्याज हो गया ये मैं बता दूं आपको, ये भी बता देता हूं, 11.5%। इस प्रोजेक्ट से जो हमें रिटर्न मिल रहा है 11.5%, हमें चाहिए कितना? 15%। समझ रहे हो? इन कैश फ्लोज से जो हमें रिटर्न मिल रहा है 11.5%, हमें चाहिए 15%। तो इस प्रोजेक्ट में अगर कंपनी इन्वेस्ट करती है तो उसका शेयर प्राइस कहां जाएगा? नीचे। जिन इन्वेस्टर्स को नॉलेज है, तो आधे लोगों को समझ नहीं आता कि यार कंपनी को नया प्रोजेक्ट मिला है और उसके बाद भी कंपनी नीचे जा रही है। तो ये कारण होता है क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतनी होती है, वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना उनका बेकार है। समझ रहे हो? देखो, अगर ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि मैंने इतनी इजी लैंग्वेज में समझा दी है, जो कंपनी प्रैक्टिकल में करती है, जो कंपनियां चेक करती हैं प्रोजेक्ट में, वही चीज मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दी। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो कैपिटल बजटिंग आ गई आपको,
अब यहाँ आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये तो हो गया हमारा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट डिसीजन। तो ये हो गया हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। सिंपली मैनेज हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बड़ा हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बीट कर जाए, दैट इज वहां हमें इन्वेस्ट करना है। समझ रहे हो? अब यहाँ आ जाओ इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, इसको अंडरलाइन कर लो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे होती है। समझ रहे हो? उसके बाद एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन न्यू मशीन है, सपोज यहाँ पे मशीन लगा हुई है, मशीन का मैंने एग्जाम्पल लेके समझाई दिया आपको। या और कोई भी प्रोजेक्ट है, रियल एस्टेट कंपनी है, उसे कोई डैम बनाना है या मेट्रो स्टेशन बनाना है, तो उसमें कितना खर्चा आएगा, उसके बाद उससे कितना कमाई होगी, वो सब एस्टिमेट करके उस पर रिटर्न निकालती है, देन उसके बाद वो काम शुरू करती है। समझ रहे हो? तो द साइज ऑफ एसेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी, कॉम्पिटिटिवनेस आर ऑल अफेक्टेड बाय कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अगर हमारा ये डिसीजन ही गलत हो गया तो हमारा तो पूरा का पूरा लंबे समय का प्रोजेक्ट है कंपनी की, तो मतलब फिर वो संभालना मुश्किल हो जाता है कंपनी को। फिर आ जाता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो हमारे इन्वेंट्री हमारी रोज की। देखो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होता है, कंपनी क्या करती है शॉर्ट टर्म में, सामान लेके आती है, उसको कुछ बनाती है। सपोज कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सामान लेके आई, उसका कुछ बनाया, फिर उसको मार्केट में बेचा। अब कितना सामान लेके आना है वो किस पे डिसाइड होता है कि कितनी हमारी सेल है या कितनी हमारी प्रोडक्शन है। उसी प्रोडक्शन के हिसाब से सामान आएगा, फिर उसी प्रोडक्शन के हिसाब से वो गुड्स बनेंगे और उसी सेल के हिसाब से हमारी सेल होगी। कंपनी उतनी ही इन्वेंट्री रखी जितनी जरूरत हो, ना फालतू ना कम। दिस इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कैपिटल बजटिंग मतलब कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं उसका डिसीजन लेना। तो लॉन्ग टर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखेंगे, लॉन्ग टर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली, उससे ज्यादा हमारा रिटर्न होना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को देखो क्या लिखा हुआ है, ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज आइदर सेलेक्टेड और रिजेक्टेड। अंडरलाइन कर लो, ये देखो मैंने कितनी अच्छी तरीके से समझा दिया, इस लाइन का मतलब कभी भूलोगे ही नहीं। उसके बाद सर्टेन फैक्टर हैं जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। क्या क्या फैक्टर होंगे यार? ये कैश फ्लोज हैं, वही लिखा हुआ है, कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। द रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न क्या है हमारा 11.5%, वही सेम, वही बातें लिखी हुई है सेम, द रेट ऑफ रिटर्न। द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया मतलब कि कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, किस तरीके के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो। कैश फ्लोज क्या है, रेट ऑफ रिटर्न, वही घुमा घुमा के लिखा हुआ है यार। एनसीईआरटी मुझे इसलिए बहुत बोरिंग लगती है। तो ये मैंने आपको समझा दिया पूरा का पूरा कैपिटल बजटिंग डिसीजन, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ये लिखी हुई है सारी चीजें घुमा घुमा के कि ये इससे ज्यादा होना चाहिए और ये कैश फ्लो हमारे अट्रैक्टिव होने चाहिए, जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न अच्छा आ जाए। आगे का नेक्स्ट सेशन में, ओके।